है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं एफएनओ को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल की कोशिशें और क्रूड में जो ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट आई है उसका बेनिफिट शेयर बाजार को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि कल का जो नुकसान था भारतीय बाजार में उसके आधी भरपाई आज के सत्र में हो गई है। निफ्टी है डबल सेंचुरी लगाकर 24,200 के ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें लगभग 900 अंकों का उछाल है और 57,000 के बेहद करीब आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ब्रॉडर मार्केट का टेक्सचर आज बेहतर है, करीब 450 शेयर नीचे हैं, लेकिन करीब 2400 शेयर हम देख रहे हैं कि आज तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी बैंक के 14 शेयर आज है मजबूत और आईसीसी बैंक में है करीब 7 सत्र की लगातार गिरावट के बाद आज 2.25% की तेजी। तो बैंकिंग में मोमेंटम अच्छा है और बैंकिंग के अलावा हम देख रहे हैं कि क्रूड रिलेटेड शेयर जो कल गिरावट के शिकार हुए थे आज वहां पर रौनक लौटी है और बैंकिंग फाइनेंशियल में जोश बढ़िया है। श्रीराम फाइनेंस 6.5% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और आज श्रीराम फाइनेंस पर बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट गौरव शर्मा उनकी बाइंग की रिकमेंडेशन थी 1100 रुपए के टारगेट के लिए और आज हम देखने की अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। आधा सफर तय कर लिया है, 1050 रुपए के ऊपर शेयर जाके कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। और ऑटोज की बात करें तो कल गिरावट काफी ज्यादा आई थी, इंडेक्स लगभग 4% टूटा था, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो अच्छी बाइंग है। आयशर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एमएनएम, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि वायदा के चढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है। और अगर हम वायदा की बात करें तो आप देखेंगे कि हीरो मोटो हो गया, इसके अलावा आयशर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ये तमाम शेयर आज के सत्र में मजबूती दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं, जरा ये देख लेते हैं कि कल के सत्र में हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे अजीत मिश्रा, उन्होंने किन शेयरों में आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, कहां पर शॉर्ट के लिए कहा था और आपको किस तरह की कमाई हुई थी। एक बार रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद आज के बाजार पर चर्चा और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए। तो अजीत मिश्रा की जो सलाह थी अरविंदो फार्मा पर उनकी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, 3% के रिटर्न इसमें बने। कल्याण ज्वेलर्स पर उन्होंने सेल की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। एमसीएक्स में पैसे बने, कल हमने देखा था कि वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था ये एमसीएक्स और 1.5% की तेजी हमने एमसीएक्स में देखी, तो इन शेयरों में आपके लिए पैसे बनते हुए दिखाई दिए हैं। आज के मेहमान को साथ में जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। अक्षय जी, कल माहौल काफी ज्यादा नेगेटिव था और कल नेगेटिव माहौल के पीछे की वजह यह थी कि चर्चा यह हो रही थी कि क्या कच्चा तेल $150 तक भी चला जाएगा, लेकिन कल हमने इंट्राडे में लगभग $20 का फॉल देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के भाव में नरमी है और ये चीजें बाजार को थोड़ी स्ट्रेंथ निश्चित तौर पर दे रही हैं। कल की आधी भरपाई हो गई है, आधा रास्ता अभी तय करना है। आपको लगता है अक्षय जी कि यहां से भी हम बाइंग देखेंगे या फिर आज का दिन हम इसी लेवल के आसपास गुजार देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, दर्शकों को नमस्कार। तो बिल्कुल आज रिकवरी अच्छी है और क्रूड ऑयल एक काफी जो फैक्टर है मायने रखता है कि वो $100 के ऊपर टिक पाता है कि 100 के नीचे रहेगा। आपको इंडिया विक्स को क्लोजली फॉलो करना होगा। कल विक्स 23-24 लेवल तक चढ़ा था एक बार, आज 5 से 7 तक का कूल ऑफ हुआ है, तो थोड़ी सी राहत है विक्स में, एक हल्का सा फियर स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। बट अगर आज वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि 24,300 जो डे हाई जहां पे खुला था उसके ऊपर पार करना मुश्किल होगा। 24,300 से 24,350 ये बहुत अहम रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। वापस दोबारा अगर वो लेवल छूता है तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस है। तो कुल मिला के आज जो रेंज दिख पा रहा है निफ्टी का 24,100 और 24,300 से 350 ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा और इसी रेंज के दायरे में निफ्टी वीकली एक्सपायरी में सीमित रहेगा, ये हमारा मानना है। ठीक है, 24,300 पर एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं अक्षय जी और हम देख रहे हैं कि उसके उस लेवल से करीब 60 अंक दूर आपको निफ्टी नजर आएगा। इस बीच आईओबी को लेकर खबर आ रही है कि 502 करोड़ रुपए का इनको इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। अब मामला क्या है, क्या गड़बड़ी हुई है, इसके बारे में जानकारी तो अभी नहीं आ रही है। ये प्राइमा फेसी जो जानकारी है हमारे टिकर टीम आपके सामने रख रही है। आईओबी हालांकि हम देख रहे हैं कि करीब 1% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ये असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए, तो लगभग ये 8-9 साल पुराना ये मामला है और उसमें इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है 502 करोड़ रुपए।
अब आईओबी के हिसाब से या फिर हमारे बैंक इतने बड़े हैं कि उनके हिसाब से बड़ी रकम नहीं है, तो आप देखेंगे कि शेयर भी हरे निशान में ही है, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आ नहीं रहा है। चलिए काम करते हैं, अक्षय जी से ये समझ लेते हैं कि अक्षय जी की आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नज़र कहाँ पर है और वो कौन से ट्रेड आपको आज लेने की सलाह दे रहे हैं। अक्षय जी बताइए, कौन से शेयर चुना है आपने? जी तो दो बाइंग रिकमेंडेशंस है। पहला स्टॉक है सीजी पावर, जिसमें जो रिसेंट वोलेटिलिटी था निफ्टी में, जो गिरावट था उसमें अनअफेक्टेड रहा है अब तक ये स्टॉक, और स्टॉक का नाम है सीजी पावर, जो 721 रुपए पे स्पॉट में चल रहा है। बहुत ही मजबूत टेक्निकल सेटअप है, रेंज के दायरे में फंसा हुआ है 7-8 ट्रेडिंग सेशन से, और पॉसिबली एक एक्यूमुलेशन जोन में है स्टॉक। और हमारा मानना है कि 730 का जो एक पॉसिबल ब्रेकआउट पॉइंट है वो जल्दी दिख जाएगा। तो आपको बाय करना है 747 और 761, इन दो टारगेट्स के लिए सीजी पावर, और 697 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक निफ्टी हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा, जिसमें ओवरऑल एक टेक्निकल मजबूत स्ट्रक्चर है। मेरे हिसाब से जो वॉर रिलेटेड क्रूड ऑयल का फैक्टर है वो भी रिलायंस को कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है। हालांकि आज थोड़ा सा सपाट है ट्रेडिंग में रिलायंस, पर हमारा मानना है कि जल्दी पॉजिटिव मोमेंटम रिलायंस में बन सकता है, जिसके चलते 1457 और 1462 इन दो टारगेट्स जल्दी आपको ऊपर में दिखेंगे रिलायंस में। इस बाइंग ट्रेड में 1372 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, रिलायंस थोड़ा सा आपको नीचे जरूर दिखाई देगा, हालांकि 3 सत्र की तेजी के बाद आज थोड़ी सी नरमी है। दिन के निचले स्तर से थोड़ा रिकवर किया है रिलायंस। 1457 और 1462 रुपये ये दो टारगेट होंगे। 1372 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। रिलायंस को लेकर ये व्यू है। और दूसरा जो शेयर है वो है सीजी पावर का। तो सीजी पावर और रिलायंस पर बुलिश है अक्षय जी। ये दो ट्रेडिंग कॉल आपके लिए बाइंग साइड के। अक्षय जी, आपने बैंकिंग में से कुछ आपने चुना नहीं सर, उसकी वजह? बैंकिंग में स्ट्रेंथ अच्छी है, इंट्राडे रिकवरी अच्छी है। जी, तो अभिषेक जी देखिए, बैंकिंग में इंट्राडे रिकवरी अच्छी है, और बहुत सारे जो गेन्स आपको इंट्राडे में दिख रहे हैं वो गैप अप में मिले हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख ले तो बैंक निफ्टी में दो ट्रेडिंग सत्र पहले शुक्रवार को बहुत ही एक मैसिव टेक्निकल ब्रेकडाउन दिया है, जिसके चलते कल बैंक निफ्टी 3.5% नीचे खुला था। वो लेवल है करीबन 57,600 के आसपास स्पॉट बैंक निफ्टी। तो हालांकि आज इंट्राडे में तेजी है, पर ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो काफी नेगेटिव है पोजिशनली। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 57,500 के आसपास आएगा, तो बहुत ही सतर्क रहना है बैंक निफ्टी में, या पुट्स लेने के लिए आपको मौके ढूंढने हैं, क्योंकि वहां से वापस बैंक निफ्टी नीचे रिवर्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो ओवरऑल एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के चलते मैंने आज बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड रखा है। ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स को अक्षय जी ने अवॉइड किया है और उसकी वजह भी बताई। लेकिन जो निफ्टी का टॉप गेनर जो शेयर आज है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम अक्षय जी से कुछ और शेयर हम समझने की कोशिश करेंगे वायदा स्पेस से। श्रीराम फाइनेंस इंटरेस्टिंगली 6.5% ऊपर हमारे एक्सपर्ट के रडार पर था। 1100 रुपये के टारगेट दिए थे गौरव शर्मा ने, और आज हम देखने की इसमें अच्छी बाइंग आपको नजर आएगी। श्रीराम फाइनेंस में ओपन इंटरेस्ट पे हम देखने की 7% की बढ़त है ओपन इंटरेस्ट में। तो प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा है और आगे को लेकर ट्रेडर्स का कन्विक्शन भी है श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस में अक्षय जी आपका व्यू क्या? बहुत ज्यादा चल गया इसके चलते आपने अवॉइड कर दिया इसको? जी, तो फ्रेश बाइंग के लिए बहुत ज्यादा चल गए इसलिए अवॉइड करा है। बाकी जिनके पास समय है, जो मिनिमम 1 मंथ प्लस के टाइम होराइजन से होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए अभी भी बाय एंड होल्ड वाला स्ट्रैटेजी बनेगा। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा महंगा है, बाकी जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो तो काफी मजबूत है। इनफैक्ट जनवरी फरवरी में तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक हुआ करता था, और रिसेंट करेक्शन में भी कुछ 50-70 रुपए टूटा था, ज्यादा टूटा नहीं है। और जब भी रिकवर करा है, बहुत मजबूती से गए 2 दिन में रिकवर करा है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और डेरिवेटिव में तेजी दिख पा रही है। और एक पोटेंशियल टारगेट जोन अगर थोड़ा मार्केट से सपोर्ट मिल जाता है तो 1150 तक भी पोजिशनल टारगेट श्रीराम फाइनेंस में खुल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी बना के चलना है श्रीराम फाइनेंस में। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस में बाइंग और होल्ड की स्ट्रेटजी है। आप शेयर देखिए 6.5% ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। एक और स्टॉक जिसमें देखने की स्ट्रक्चर काफी ब्यूटीफुल है और ओआई एडिशन भी ठीक ठाक है, वो है एबीबी इंडिया का। हमारे तमाम एक्सपर्ट आज इसको लेकर बुलिश थे। एबीबी में जिनसे थोड़ा मौका छूट गया हो आज शुरुआत में, अक्षय जी आपको लगता है कि अभी भी इसमें दांव लगाया जा सकता है?
जी। तो दाव बिल्कुल लगाइए, पर इंट्राडे में थोड़ी सी जो है एक रोक टोक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन से जूझ रहा है। ये रेजिस्टेंस अगर आप देखें वो लेवल है 6250 का स्पॉट बेसिस पे। बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक डबल बॉटम का एक पॉसिबल ब्रेकआउट जोन है। अगर ब्रीच कर गया स्टॉक ये रेजिस्टेंस, तो बहुत मजबूती इसमें आप देख पाएंगे शॉर्ट टर्म में। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है मार्च महीने में, जल्दी देखने को मिलेगा। तो है स्टॉक, आपको तो होल्ड करके चलना है। 5800 ये आपका सपोर्ट जोन है। और मैं एक एक्सपेक्टेशन से चल रहा हूं कि जो 6250 है ये जल्दी ब्रेकआउट करेगा, और 6700 तक पोजिशनल टारगेट एबीबी में खुल जाएंगे। तो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी बना के चले एबीबी में। ठीक है, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी होगी एबीबी के शेयर में भी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में उन शेयरों की बातचीत कर लेते हैं। देखिए इसमें तो फ्रेश बाइंग हो रही है, एबीबी में भी बात हो रही है और एबीबी में भी देखने को मिल रही है और श्रीराम फाइनेंस में भी है। इसके अलावा कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं ताज़ा खरीदारी, उनकी चर्चा करेंगे, कुछ और ट्रेड समझेंगे। तो इनके अलावा आप देखेंगे आज वायदा के टॉप गेनर में जो शेयर शामिल है उसमें आपको डिक्सन टेक का शेयर भी नजर आएगा। थोड़ा वोलेटाइल है लेकिन तेजी अच्छी हो रही है डिक्सन टेक में, क्योंकि इन्होंने एक चीन की कंपनी है, उसके साथ इन्होंने डिस्प्ले मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर किया है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब चाइना के साथ जॉइंट वेंचर था तो उसके लिए सरकार की मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इन्होंने जेवी का जो अनाउंसमेंट था वो कर दिया था जून 2024 में ही। ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, लेकिन शेयर का स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब रहा है। अब आज इस खबर के दम पर थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अक्षय जी, सस्टेनेबिलिटी को लेकर इशू रहा है डिक्सन में, आपका व्यू क्या है? नया ट्रेड मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, गुंजाइश है या सर छोड़ दें? जी देखिए, जिनके जो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना चाहे उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अगर आप पिछली बार देखें, डिक्सन टेक मेरे सबसे जनवरी एंड के टाइम पे था, जब भी 995060 लेवल से स्टॉक 12,000 तक रिकवर करा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमने देखी थी। दोबारा इन लेवल को रिटेस्ट करा है, पॉसिबल डबल बॉटम फॉर्मेशन जिसे हम टेक्निकली कहते हैं वो बनने के इंडिकेशंस दे रहा है। तो बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल है, ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए आप कोई ट्रेड बनाना चाहते हैं आईटी स्पेस में, तो मेरे हिसाब से आप 9940 ये स्टॉप लॉस बना के बाय कर सकते हैं। और अगर स्टॉक जवाब दे जाता है पॉजिटिवली, तो 11400 ये आपका पोजिशनल टारगेट बनेगा डिक्सन टेक में 1 वीक के होल्डिंग टाइम होराइजन से। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये भी हो गया। एक और कंपनी हमारे लिस्ट में है, वो है एपीएल अपोलो। अब ये जितनी भी पाइप वाली कंपनी हो ना, अब पाइप वाले में भी कैटेगराइजेशन है। एक तो पीवीसी वाली होती हैं जो प्लास्टिक वगैरह के पाइप बनाती हैं, बाकी कुछ स्टील पाइप के भी मैन्युफैक्चरर होती हैं। तो आप देखिए एपीएल अपोलो चल रहा है। इसके अलावा प्रिंस पाइप में आप तेज़ी देखेंगे। पिछले दिनों हमने देखा था कि वेल्सपन कॉप का शेयर भी चल रहा था, वो भी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है, स्टील के पाइप वो बनाती है। आज भी तेज़ी है वेल्सपन कॉप में। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे। इनमें से कोई शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो अक्षय जी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर किसी का कम से कम यहां से एक क्वार्टर का व्यू है तो मुझे अभी भी लगता है कि पैसे बनाने के मौके इन शेयरों में बन जाएंगे। एपीएल अपोलो सबसे बेस्ट पिक रहेगा। 2163 करंट मार्केट प्राइस है। टेक्निकली अभी भी स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। पोजिशनली हल्का सा जो रिसेंट करेक्शन हुआ उसमें मैं ये अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, जहां पे स्टॉक ने वापस 2090 का एक शॉर्ट टर्म डिप बना के अच्छा रिकवरी करा है 2 दिन में। तो बाय करें 2300, ये जो ऑल टाइम हाई था, ये आपका इमीडिएट टारगेट जोन बनेगा। स्विंग हाई जो था, जो कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले लगा था, और उसके ऊपर 2400 तक भी आप पोजिशनल टारगेट इसमें बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। तो एपीएल अपोलो अभी भी पॉजिटिव है। 2075 का स्टॉप लॉस बनेगा और ब्रॉडर टारगेट एरिया 2300 और 2400 के बनेंगे। ठीक है, 2300 2400 के टारगेट एपीएल अपोलो ट्यूब्स में बन जाएंगे आपके लिए। ये राय है अक्षय, इस पर अक्षय जी की। शॉर्ट कवरिंग वाली जरा शेयर देखते हैं। आप देखेंगे कि उसमें के फिन टेक में तेजी है करीब 4.25% के आसपास की शॉर्ट कवरिंग, यानी कि प्राइस ऊपर और ओपन इंटरेस्ट में कमी। उसमें के फिन टेक है। हैवेल्स में हम तेजी देख रहे हैं।
मणप्पुरम फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि जो शॉर्ट्स की जो पोजीशन है वो कट रही हैं, और श्री सीमेंट में भी हम तेजी देख रहे हैं। इनमें से कोई शेयर अक्षय जी जो आपके रडार पर हो? तो तीनों चारों स्टॉक मैंने जैसे आपने नाम लिया, मैं चेक करा था। बस एक डेड कैट वाली बाउंस या रिकवरी है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं बन पा रहा है कि आप इसे होल्ड करके चले और एक मजबूती का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बरकरार बरकरार चलेगा इनमें। तो फिलहाल एक ट्रेडिंग बाउंस ही लग पा रहा है चारों स्टॉक्स में, तो अवॉइड की राय रखूंगा। तीनों में बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग है, बट मार्केट के शॉर्ट कवरिंग बाउंस के साथ ये चारों स्टॉक्स रिलेटेड है। तो फ्रेश बाइंग तो ना करे, ये मेरी राय रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ठीक है, चलिए ये शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स को लेकर राय होगी। जहां पर भी मौके बन रहे हैं ना, उसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, और जहां पर कन्विक्शन होगा, क्योंकि ये वो बाजार है जहां पर बाजार में हम कोई एक तरफा मूव नहीं देख रहे हैं, तो आपको ना बड़े संभल संभल के अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। एक काम करें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद उन शेयरों पर फोकस करेंगे जहां पर आज हो रही गिरावट। क्यों गिरावट हो रही है? क्योंकि कहीं पर फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं और कहीं पर हो रही है लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग। कुछ अच्छे ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेजी और बढ़ी है, और निफ्टी बैंक है अब करीब 900 अंक ऊपर, 56,915 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी की जो तेजी है वो तो खैर एक रेंज में है, 200 अंकों की बढ़त आप निफ्टी में देखेंगे, 24,225 के आसपास के लेवल है। आज बैंकिंग, फाइनेंशियल और ऑटो शेयरों से बाजार को मिल रहा है जोश। कुछ सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स भी बाजार की कर रहे हैं मदद, लेकिन आईटी, ऑयल एंड गैस शेयरों में आज हम देख रहे हैं कमजोरी। लेकिन चलिए बातचीत करते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो अगर हम फ्रेश शॉर्ट की बात करें तो आज आप देखेंगे कि इन्फोसिस में आज नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जुबिलेंट फूड में कमजोरी है। वायर एंड केबल वाले जो शेयर हैं, केआई इंडस्ट्रीज हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे पॉलीकैब हो गया, यहां पर भी थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए इटर्नल का शेयर आपको कमजोर नजर आएगा, और स्विगी में भी गिरावट है लगभग 1.25% के आसपास की। तो इटर्नल और स्विगी साथ साथ ही गिर रहे हैं। इटर्नल की जो गिरावट है, अब ये शेयर आ गया है गिरते गिरते 225 रुपए के आसपास के तो प्राइसेस इसके बिल्कुल आपको दिखाई देंगे दिन के निचले स्तर पर। एक काम करते हैं, इनको अभी छोड़ते हैं, जरा इटर्नल पर व्यू लेते हैं। अक्षय जी, बहुत उम्मीद थी लोगों को कि अच्छा ये शेयर ना 300 को पार करेगा और शायद 350, 450 की तरफ कदम बढ़ाएगा। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि 200 रुपए बचेगा या नहीं बचेगा। इटर्नल को लेकर आपका व्यू? तो बिल्कुल काफी उम्मीदें स्ट्रांग थी स्टॉक में। मैनेजमेंट का भी अच्छा इसमें आउटलुक था, बट कहीं ना कहीं जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा न्यूज के बाद, जो इटर्नल के प्राइजेस की गिरावट देखी है काफी, उसमें मेरे हिसाब से देन है। तो कहीं ना कहीं जो लेवल बेस्ड अप्रोच रख रहे हैं टेक्निकली, 260 260 जब भी ब्रीच करा था तभी टेक्निकली एक सेल ट्रिगर बना था इसमें, और उसके बाद कंटिन्यूस डेरिवेटिव स्पेस में भी शॉर्ट बनता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली भी काफी नेगेटिव है। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट अभी भी कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के द्वारा, उनके लिए 220 इमीडिएट आपका डाउनसाइड टारगेट है, और डाउनसाइड 200 तक भी आने वाले दिनों में खुल सकता है। तो एक नेगेटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यू होता है दिख रहा है इटर्नल लिमिटेड में। इटर्नल को लेकर ये व्यू हो गया। पॉलीकैब में हमने देखी, आप देखिए कि अचानक से एक बिकवाली का प्रेशर बढ़ा है, और कल भी शेयर ये कमजोरी का शिकार हो रहा था। आज भी इसमें गिरावट हम देख रहे हैं, हालांकि अब ट्रेंड में रहा है। थोड़ा सा ट्रेंड का रिवर्सल पॉलीकैब में आ रहा है, और बाकी भी इस स्पेस की जो कंपनीज यानी कि वायर एंड केबल में जो काम करती हैं, वहां पर आपको थोड़ी नरमी दिखाई देगी। पॉलीकैब में क्या स्ट्रक्चर यहां से और कमजोर होते हुए आप देख रहे हैं अक्षय जी? और मान लीजिए किसी की अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो अपना स्टॉप लॉस वो कहां पर लगा के रखे? 2 दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमने देखी है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के मार्जिन कॉल ट्रिगर में जिनके पास थे, इन्होंने पॉलीकैब बेचने का निर्णय लिया और वो मार्जिन फंड करे लॉस मेकिंग ट्रेड्स में। पर टेक्निकली स्टॉक अभी भी मजबूत है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम था ये जब भी बाजार गिर रहा था। हालांकि गए 2 दिन में थोड़ा करेक्शन दिखा है, बट लेवल वाइज 7930 स्पॉट,
ये बहुत ही अहम सपोर्ट जोन है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लेवल के आसपास अगर पॉली कैप आता है तो दोबारा इसमें बाइंग के इंटरेस्ट आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा। तो अभी भी होल्ड या बाय करने के मौके दूंगे, जैसे ही 7930 के आसपास पॉली कैप आता है आपको स्टॉप लॉस बना के चलना है 7675 का, जिनके पास है या जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है 7675 ये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रहेगा। तो टेक्निकली अभी भी मजबूत है, ट्रेडिंग सपोर्ट से बाउंस करने की मैं उम्मीद कर रहा हूं और दोबारा बाउंस करेगा तो 8400 या 8450 जिस लेवल से स्टॉक गिरा था वो दोबारा रिटेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, पॉली कैप को लेकर ये भी हो गया। एक और कैटेगरी बचती है, वो है लॉन्ग एंड वाइंडिंग वाले शेयर, लेकिन वहां पर ना कोई ट्रेड बनते हुए खास दिखाई दे नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कि इन्फो एज में जो गिरावट थी ना, लगभग अब ये हरे निशान में आने की तैयारी शेयर कर रहा है इन्फो एज, यानी कि नौकरी.com। आईटी से भी रिलेट करके जब एआई डिस्ट्रप्शन हो रहा था तो हमने देखा था कि बिल्कुल आईटी शेयरों की तर्ज पर ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा था। अब कितना नीचे है? 90 पैसे नीचे है। इन्फो एज छोड़ देते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी एक और शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी लॉन्ग एंड वाइंडिंग हो रही है, लेकिन इसमें भी गिरावट ज्यादा नहीं है, सिर्फ आधे % नीचे है। तो इनको फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं। जहां पर ट्रेड पक्के बनेंगे ना, उनकी बातचीत हम जरूर करेंगे। लेकिन एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से सप्लाई संकट की मार अब नजर आने लगी है और मुंबई में एलपीजी शॉर्टेज की सप्लाई पर असर दिख रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनुराग जोशी ने। आइए देखते हैं। पश्चिम एशिया में जो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, इसका एक असर देखा गया है मुंबई के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर। अभी जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि एक एलपीजी सिलेंडर की बहुत ही बड़ी शॉर्टेज आ गई है और इसके चलते जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने एक चिट्ठी लिखी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को, और जिसमें उसने ये दावा किया है एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के ऑर्डर को का जिक्र करते हुए कि जो सप्लाई है ये एलपीजी सिलेंडर की, वो इंडिविजुअल जो घरेलू ग्राहक है उनको ज्यादा दी जाए, ना कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं जिनमें रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं उन्हें दी जाए। इसके चलते जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने ये दावा किया है कि अगर ऐसा रहा तो जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि होटल्स हैं, उन पे बहुत ही दुष्परिणाम होगा, बड़े गहरा दुष्परिणाम होगा और ऐसे ग्राहकों पे भी इसका असर पड़ेगा जो कि रेस्टोरेंट्स पे निर्भर हैं अपने जो खाने के लिए और जो रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं। अभी अगर ऑन ग्राउंड हमें सिचुएशन देखें तो जो वेट टाइम है वो लगभग 1 हफ्ता हो गया कर दिया गया है एक सिलेंडर को लेने के लिए, और इसके और चलते अगर हम देखें तो इसका जो असर है ये रेस्टोरेंट्स पे भी आ रहा है। अभी और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर भी जारी किया है जिसके तहत 25 दिन का वेट टाइम होगा अगर आप एक सिलेंडर बुक करते हैं, और इसके ये इसीलिए किया गया है क्योंकि जो होर्डिंग हो रही है, अगर जो सप्लाई कम हो जाती है उसको हटाने के लिए ये जो ऑर्डर है ये जारी किया गया है। लेकिन रेस्टोरेंट्स इससे बिल्कुल खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि सब जो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई है वह बरकरार बनी रहे ताकि जो उनका बिजनेस है वह चलता रहे और उसमें कोई दुष्परिणाम और कोई नेगेटिव असर नहीं हो। तो दिक्कतें हैं, होटल रेस्टोरेंट कारोबार पर असर पड़ रहा है, एलपीजी की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। देखते हैं कि सरकार इस कंसर्न को किस तरह से एड्रेस करती है, क्योंकि सीधे डायरेक्टली ये कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि सरकार की तरफ से बयान आया है कल